मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरा गद्य राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। इस निबंध के निबंधकार हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार भीष्म साहनी। तो आज राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या की चौथी कक्षा में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार बीती कक्षा में हमने देखा भीष्म साहनी जी महाराष्ट्र के नागपुर में एक पंजाबी सरदार जी से पोस्टमैन से मिलते हैं, पंजाब में बात करते हैं, लेकिन वो पंजाबी में जवाब नहीं देता। वो टूटी फूटी हिंदुस्तान में बात करता है, मुझे पंजाबी नहीं आती, केवल मराठी आती है। और उर्दू भाषा को लेकर उनके विचार बीती कक्षा में हमने गहरात्मक रूप में चर्चात्मक रूप में अध्ययन किया। तो देखिए, कोई भी भाषा धर्म से, प्रांत से, कोई जाति से सीमित नहीं होती है। भाषा का एक भावनात्मक लगाव होता है। कोई भी भाषा को अपने धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, कोई सांप्रदायिकता का रंग देना नहीं चाहिए। तो देखिए, भाषा तो अनमोल होती है, इंसान के भावना से जुड़ी होती है। तो आज हम इस कक्षा में और भीष्म साहनी जी के गहरात्मक राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या निबंध में उनके विचारों को देखेंगे। यदि उर्दू के साथ न्याय नहीं किया गया तो हम सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर सही ढंग से उर्दू के साथ अगर हम न्याय न करेंगे तो हमारे ऊपर सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं होंगे। क्या उर्दू केवल मुसलमान धर्म की भाषा है? क्या मुसलमान लोगों की भाषा है? अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे, मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं ने उर्दू माध्यम में अध्ययन किया है, उर्दू माध्यम में लिखा है, उर्दू को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ा है। तो अगर हमें उर्दू के साथ सही इंसाफ न करेंगे तो हमें सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाल ही में हमारे गृह मंत्री से टिप्पणी की है कि उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है। क्या मैंने हाल ही में हमारे गृह मंत्री से मैंने टिप्पणी की है? भीष्म साहनी बोलती है, क्या उर्दू भाषा आक्रमणकारियों की भाषा है? अगर हम इतिहास में देखेंगे, मोहम्मद गोरी हो, मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, जो राजाओं ने जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, क्या ये उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है? यह भाषा के सवाल को जानबूझकर संप्रदाय का रंग देना है? क्या जानबूझकर ये सांप्रदायिकता का रूप देना है? क्या ये भाषा मुगलों की भाषा है? उर्दू मुगल आने से पहले भी हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी। तो किस प्रकार, क्या ये कोई सांप्रदायिकता का रंग नहीं है? तो सांप्रदायिकता का कौन नहीं जानता कि उर्दू का जन्म हमारे अपने देश में हुआ था। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है, इंडिया में हुआ है। कोई आक्रमणकारियों की भाषा नहीं है, मुगलों की भाषा नहीं है। आज कुल चंद राजकारणियों ने, राजनीतिक नेताओं ने जैसे अपने वोटों के लिए जैसे सांप्रदायिक का ध्रुवीकरण करने लगे हैं। तो कोई आक्रमणकारियों की भाषा नहीं है, उर्दू हमारे भारत में पैदा हुई भाषा है। हमारी देशवासियों की प्रतिभा से उसका विकसित हुआ है। हमारे हिंदुस्तानियों की, जब हमारे भारतीयों की प्रतिभा से उस उर्दू भाषा का विकास हुआ है, निखर कर आई है। तो आज हम क्यों कहते हैं हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं? अगर आक्रमणकारियों की भाषा है तो हिंदी के अंदर 50% भाषा उर्दू भाषा के लफ्ज आते हैं। तो आज हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। क्या हिंदी भी कोई आक्रमणकारियों की भाषा है? नहीं,
जो उर्दू क्या है, ये हिंदुस्तान में जन्म ली भाषा है, प्रतिभा से विकसित हुई भाषा है। 700 बरस पहले जहाँ से आक्रमणकारी आए थे वहाँ की जबान न तब उर्दू थी न आज है। जहाँ से आक्रमणकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद गोरी हो, जैसे 700 वर्ष पहले से जहाँ से मुगलों ने आए थे, क्या वहाँ की भाषा उर्दू है? क्या उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर आए? क्या हिंदुस्तान में उर्दू भाषा को छोड़कर गए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो देखिए, मान्यता, यदि आक्रमणकारियों की जबान को आप मान्यता देना चाहते हो, संस्कृत भी तो आक्रमणकारियों की जबान थी। क्या आक्रमणकारियों की जबान अगर उर्दू है, क्या संस्कृत भाषा भी कोई आक्रमणकारियों की जबान थी? वह सवाल को जानबूझकर सियासी रंग देना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे संस्कृत भाषा हमारी श्रेष्ठ भाषा है, तो हमारी प्राचीन भाषा है, क्या ये भी भाषा कोई आक्रमणकारियों की भाषा है? जैसे उर्दू को हम आक्रमणकारी भाषा कहते हैं, तो जानबूझकर उसे सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं, या सवाल को जानबूझकर सियासी रंग देना चाहते हैं। किसी भाषा पर विचार करते समय न तो हम इस बात को प्राथमिकता देते हैं या उस भाषा को बोलने वालों का धर्म क्या है। तो देखिए, क्या इस भाषा के प्रति बोलने वालों लोगों का धर्म क्या है? क्या प्राथमिकता का देते हैं भाषा को बोलने वालों का धर्म क्या है? इन बात को हम आक्रमणकारी हैं? क्या भारत में रहने वाले लोग भी आक्रमणकारी हैं? क्या उस भाषा को बोलने वाले लोग आक्रमणकारी हैं? संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग आक्रमणकारी हैं? क्या उर्दू भाषा बोलने वाले लोग आक्रमणकारी हैं? ये सवाल उठता है। कौन नहीं जानता कि आक्रमणकारी मूलतः हमारी अपनी जाति के ही लोग हैं? ये कौन नहीं जानता? आक्रमणकारी लोग हमारी जाति के लोग हैं, हमारे लोग हैं, कहते हैं भीष्म साहनी। यह ऐतराज भी उठाया जाता है कि उर्दू में भारतीय संस्कृति की छाप न मिलकर किसी विदेशी भारी संस्कृति की छाप मिलती है। तो देखिए, कुछ लोग सांप्रदायिकता करार देने के लिए कहते हैं संस्कृत भाषा के अंदर उर्दू के भी लफ्ज हैं। हिंदुस्तान के संस्कृति और उर्दू की संस्कृत भाषा में एक ही लफ्ज नहीं है, कोई बाहर की संस्कृति है, छाप मिलती है। साकिया और पैमाना की, गुलो बुलबुल की, यदि आदि आदि, क्या यह सच नहीं? रेनेसां काल में सारे यूरोप के साहित्य पर यूनानी और रोमन पुराण कथाओं की भरपूर छाप पड़ी थी। क्या इतिहास के पन्नों को आप निकाल कर देखिए, रेनेसां काल में सारे यूरोप के साहित्य पर यूनानी और रोमन पुराण कथाओं का भरपूर छाप पड़ी थी। क्या यह आपको मालूम नहीं? जब इन देश के साहित्य का अभिन्न अंग बन गई है, तो देखिए रोमन आज यानी इस देश के अभिन्न अंग बन गई है। उस अंग्रेज साहित्य की नहीं रह गया, अंग्रेजी भाषा की नहीं रह गई। तो देखिए, आज अंग्रेजी प्रांतों के अंदर अंग्रेजी भाषा का मुकाम नहीं रहा, कोई रोमन जैसे अन्य भाषाओं का प्रभाव रहा। तो देखिए, कोई भी भाषा धर्म और प्रांत और इतिहास से जुड़ी नहीं होती है, उस भाषा का भी एक वजूद होता है। तो कुछ सियासी मन आज यानी उर्दू भाषा को सियासी रंग देना चाहते हैं। तो देखिए, वो धर्म से जोड़ना चाहते हैं। हमारी स्थिति विडंबना भाषा में शुद्धता पर जोर देने में भी पाई जाती है। हमारी विडंबना भाषा पर जोर देना चाहती है। शुद्ध भाषा का मसला है, सांप्रदायिकता की देन है। तो देखिए, आज यानी शुद्ध भाषा का मसला है कि सांप्रदायिकता का देन है। तो आज हमारी भाषाओं को धर्म से जोड़ा जाने लगा है। जैसे भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मतलब संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। कोई भी भाषा अशुद्ध नहीं, भाषा शुद्ध साहित्यिक बोले में जैसे उसका प्रयोग होना चाहिए, भाषा शुद्ध होना चाहिए, संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। हिंदी भाषा में शुद्ध की मांग भी बहुत हद तक उर्दू के लक्षण कर की जाती है। तो देखिए, अगर हमें हिंदी में कोई भाषा शुद्ध में बोलना है, जैसे उर्दू के लफ्जों को लेकर ही भाषा को शुद्ध बनाया जाता है। उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो कुछ भाई लोग चिढ़ होते हैं। उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो कुछ भाई लोग चिढ़ने लगते हैं।
हमने उर्दू भाषा को बर्बाद किया। ऐसे वर्ड कभी हिंदी साहित्य में कोई उर्दू के आते हैं तो कुछ भाई लोग चिढ़ते हैं, अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो इतनी चीड़ नहीं होती। अगर हिंदी साहित्य में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो चिढ़ नहीं आती, अगर उर्दू शब्दों का शब्द अगर उसके अंदर प्रयोग में आता है तो हमें चीड़ होने लगती है। तो क्यों चीड़ होती है? उर्दू भाषा को हमें सांप्रदायिकता दृष्टि से देखते हैं और उर्दू भाषा को हमें एक धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें चीड़ आने लगती है। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। कहाँ कहाँ खुशी होती है? इसमें बौद्धिकता का, आधुनिकता का रंग आता है। जैसे बौद्धिकता इंसान की मानसिकता की सोच को बदलना है। भीष्म साहनी कहते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि हमारे सियासतदान भाषा को हाँकते रहे, भाषा के नाम पर लोगों का हक नहीं दिया जा सकता। जो सियासी मंद हमारे राजाओं से लेकर आज तक हम देखते हैं, भाषा के रूप में जिस कोई क्षेत्र में ज्यादा उस भाषा को बोलते हैं तो उस भाषा का विकास, उस प्रांत का विकास नहीं होता। सियासी मंदों ने आज जैसे उसका वजूद देखिए, अगर आज बिहार प्रांत के अंदर जो सीमांचल के अंदर सबसे ज्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है तो बिहार का सबसे प्रांतीय क्षेत्र कोई पिछड़ा है तो सीमांचल है। तो सियासी मंद वो भाषा से नफरत नहीं, वह लोगों से नफरत करते हैं, उस प्रांत से नफरत करते हैं। लोगों का हक नहीं दिया जा सकता। मैं तो कहूँगा क्या वो लोग बिहारी नहीं, सीमांचल लोग बिहार के निवासी नहीं, वो भारत के निवासी नहीं, वो उर्दू बोलते हैं तो क्या हुआ? वो मुसलमान धर्म के हो तो क्या हुआ? तो उनका वजूद कोई हिंदुस्तान से नहीं है क्या, बिहार से नहीं है? तो आज उन लोगों का विकास से वंचित क्यों है? सियासतदान पीछे पीछे चलना चाहिए, इसका विकास क्रम को समझना चाहिए। भाषा खुद उसे रास्ते दिखाएगी। हमें सही विकास पर चलेंगे तो भाषा में रास्ता दिखाएगी। भाषा के आगे चलकर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई हमें भाषा के आगे चलकर मार्गदर्शन नहीं, भाषा के पीछे चलेंगे तो हमें विकास का मार्ग दिखाई देगा। हिंदी में से उर्दू के शब्द को चुन चुन कर निकालने का काम, हिंदी के अंदर संस्कृत के शब्द ढूंढ ढूंढ कर टूसने का काम हमारे सियासतदानों के हुक्म पर होता रहा। तो देखिए जैसे स्वतंत्र भारत के बाद हमने हिंदी के अंदर चुन चुन कर उर्दू के लफ्जों को निकाला गया, चुन चुन कर संस्कृत के शब्दों को ठोसा गया हिंदी के अंदर। ये सियासतदानों के हुक्म पर ये होता रहा, भाषा से भेदभाव होता रहा। सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, काट कर अपने धूम्रपान वर्जित है। सिगरेट पीना मना है। जो हिंदी के अंदर उर्दू का उपयोग होता था ये निकाल कर संस्कृत शब्दों को ठोस दिया गया, धूम्रपान वर्जित है। लिख दिया है अपने मतानुसार भाषा को चलाने की चेष्टा है। जैसे अपने दिल के मुताबिक कोई भाषा को चलाता है उसे हाकने की कोशिश है, वरना आप जन जीवन में पाए जाने वाले बोलचाल के शब्दों को क्यों नहीं अपनाते? तो इस प्रकार भाषा को अपने धर्म से जोड़कर उसे मिटाना चाहते हैं, बोलचाल शब्दों को क्यों नहीं अपनाते? जैसे शराब पीना मना है, बोलचाल की भाषा है, उसे मिटाकर धूम्रपान वर्जित है, ये संस्कृत शब्द उसके अंदर आपने ठोस दिया। ये कोई बोलचाल भाषा तो नहीं है ना, तो भाषा से भेदभाव है। कहते हैं भीष्म साहनी ने अपने गहरात्मक लगाव विचारों को व्यक्त किया है। भाषा का सवाल न तो स्कूल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संतोषजनक ढंग से सुलझ पाया है, या विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, न प्रशासन के क्षेत्र में इससे हल करने की कोशिश के कारण है कि पीछे भाषा अंध राष्ट्रवाद अथवा संकीर्ण संप्रदाय का काम कर रही है। तो देखिए कुछ कॉलेजों के अंदर भी आज, जैसे कुछ कॉलेजों के अंदर जहाँ कन्नड़ प्रांतीय क्षेत्र होता है वहाँ हिंदी को प्राशस्त्य नहीं मिलती, जहाँ हिंदी प्राशस्त्य क्षेत्र होता है वहाँ उर्दू को प्राशस्त्य नहीं मिलती। जैसे जहाँ उर्दू को प्राशस्त्य मिलती है वहाँ संस्कृत को प्राशस्त्य नहीं मिलती। आज स्कूल कॉलेजों के अंदर भी देख सकते हैं, कुछ कॉलेजों के अंदर वो लैंग्वेजों को नहीं चलाया जा सकता, वो भाषा के साथ भेदभाव किया जाता है। तो देखिए आप प्रशासन की सोच बदलनी है, कॉलेज का प्रशासनों का
विचार बदलना है। तो देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर भाषा के अंदर भेदभाव होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में अंदर भी भेदभाव होता है। भाषा अंधराष्ट्रवाद और संकीर्ण सांप्रदायिकता काम करने लगी है। अंधराष्ट्रवाद ये देश को चलाने लगे हैं। जैसे देश को चलाने वाले अगर सही ढंग से होंगे, कोई भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भाषा के साथ, कोई भी इंसान के साथ सांप्रदायिकता का रंग नहीं दिया जाएगा। क्या कारण है कि अनेक देशों में इस सुबेते से हल कर दिया, जबकि हमारे यहाँ और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। देखिए हमारे देश के अंदर भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर पेचीदा बनते जाने लगे हैं, लेकिन विश्व के अंदर कोई भी राष्ट्र में हमारे जैसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में 3 भाषाओं में सरकार का सारा काम काज चलता है। तो देखिए स्विट्जरलैंड देश के अंदर 3 भाषाओं के अंदर काम चलता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सही ढंग से 2 भाषाओं के अंदर भी काम नहीं चलने लगा है। जैसे केवल केंद्र सरकार का केवल अंग्रेजी और हिंदी के अंदर काम काज चलता है। प्रांतीय क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रांतीय स्टेट सरकारों ने, राज्य सरकारों ने हिंदी को संपूर्ण रूप में दक्षिण भारत के अंदर आज भी नहीं अपनाए। लेकिन स्विट्जरलैंड देश एक ऐसा है, 3 भाषाओं में सरकारी काम काज चलते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्विस भाषाओं में। तो देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर 3 भाषाओं में सरकारी काम काज होता है, कोई फ्रेंच, जर्मन और स्विस भाषाओं में। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है, किसी एक भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता है। तो देखिए सरकारी काम 3 भाषा में होता है, स्पेन, जर्मन और स्विस। लेकिन एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन कोई भी भाषा को एक राष्ट्रभाषा को दर्जा नहीं दे, उसे ऊंचा दर्जा देकर अन्य भाषाओं का संयोग भाषाओं का दर्जा दिया जा सकता है। कोई 3 भाषाओं में एक भाषा को राष्ट्रभाषा देकर 2 भाषाओं को संयोगी भाषा कर उसे घोषित किया जा सकता है। वहाँ भाषा के सवाल पर जात पात नहीं बरती जाते। जैसे हमारे देश के अंदर भाषाओं के नाम पर जात पात की जाती है, वैसे स्विट्जरलैंड के अंदर जात पात नहीं है। हमारे यहाँ हर बात जात पात ऊंच नीच चलती है। किसी भी समस्या को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने आंकने से असमर्थ हो जा रहे हैं। किसी भी चीज को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से नहीं देखते, हम जात पात से देखते हैं, धर्म से देखते हैं और सांप्रदायिकता से देखते हैं। जब तक विवेक पूर्ण, तर्क संगत, सद्भावनापूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की जा सकती, वक्त यह प्रश्न हमारी प्रगति और रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनता रहेगा। जब तक हमें तर्क संगत विवेक यानी चरमशीलता के रूप में, एक तर्क संगत, एक मनोवैज्ञानिकता के रूप में अगर हम इस मार्ग पर न चलेंगे तो हमें एक विकास के दिशा में एक बाधा हो जाएगा, एक रुकावट महसूस होगी। तो देखिए राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, राष्ट्र हमारे एक है, राष्ट्रीय एकता एक है, लेकिन हमारे अंदर भाषाओं की समस्या है। कोई भी भाषा के अंदर हमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे भीष्म साहनी के इस निबंध में जैसे गहरात्मक लगाव और गहरात्मक विचारों को उन्होंने अपने इस निबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है। देखा उन्होंने, उनकी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन उन्होंने शिक्षा उर्दू भाषा में की। जैसे उन्होंने साहित्यिक रचना चलाई हिंदी के अंदर और अध्ययन किया IMA अंग्रेजी माध्यम में, लेकिन कोई भी चारों भाषाओं के ऊपर उनका किसी भी भाषा पर भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर उर्दू भाषा को लेकर हो, जैसे पंजाबी भाषा को लेकर हो, हिंदी भाषा को लेकर हो, संस्कृत भाषा को, अन्य भाषाओं को लेकर उसे सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है, जैसे उसे जाति का रूप दिया जाता है, कोई धर्म का रूप दिया जाता है। तो देखिए कोई भी भाषा धर्म से जुड़ी नहीं है, कोई जाति से जुड़ी नहीं है। आज सियासतदानों ने जैसे अपने सियासत के लिए कोई धर्म को लेकर, जो कोई भाषा को लेकर चलते हैं, उस भाषा का जय जयकार करते हैं, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता जैसे हमारी विवेकता से काम नहीं चलेगा तब तक हम राष्ट्र के विकास की उन्नति को देख नहीं पाएंगे। कोई भी हमें भाषा के पीछे चलना है, लेकिन कोई भी भाषा को हमें मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। कहते इस प्रकार जैसे भीष्म साहनी ने राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस निबंध में अपने गहरात्मक विचारों का, अपने गहरात्मक लगाव, अपने
धैर्यात्मक अपने पिता से लेकर अपने विचारों को इस निबंध में हमने एक सही मार्ग, एक सही दिशा देने के भाषा को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आज इस कक्षा में, चौथी कक्षा में राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या संपूर्ण ये निबंध आज इस कक्षा में समाप्त होता है। तो निरंतरात्मक रूप में हम अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी।